जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जिसका नाम था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। गुलाम वंश में हमने पढ़ा कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है। राजा बनने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात अब राजा कौन बनेगा, इसके लिए दो कैंडिडेट थे। एक तो था आराम शाह। आराम शाह। दूसरा कौन कैंडिडेट था? पहला था आराम शाह, दूसरा कौन था कैंडिडेट? इल्तुतमिश। अब दो कैंडिडेट हो गए तो अब क्या होगा कि कैसे हम करें कि मतलब कुछ लोग चाहते थे कि आराम शाह राजा बने, कुछ लोग इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से ये शादी कर लेता है। इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहने वाला है। ठीक है, तो अब कुछ लोग चाहते हैं आराम शाह और कुछ लोग इल्तुतमिश। अब बताइए कौन राजा बनेगा? अब यहां पे होता है थोड़ा सा क्लाइमेक्स। अब देखिए, थोड़ा सा इसके लिए हमें चर्चा करनी पड़ेगी मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो गौरी के 3 गुलाम थे। गौरी के कितने गुलाम थे? 3 गुलाम थे, जिसमें से पहला था ऐबक। दूसरा कौन था? कुशाजा। तीसरा कौन था? यालदोज। तीन गुलाम थे। पहला था ऐबक, दूसरा था कुशाजा और तीसरा था यालदोज। अब भैया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात ये लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा राजा बैठेगा, हमारा शासन चलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कैपेबिलिटी थी कि राजा की लड़की को पटा सके, फंसा सके, इसके उससे शादी कर सके और खुद गद्दी हथिया ले। लेकिन इनके अंदर ये सारी कैपेबिलिटी नहीं थी। ये यहां तक कि ये समझाते भी थे कि भाई ऐसा ना करो कि उनकी लड़की को ही पटा लो। अगर पटा लोगे, कहीं उसको पता चल गया तो तुमको ऐसा मारेगा कि तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये बंदा कहा कि अगर जिंदा रहेंगे तो उसकी लड़की को पटाएंगे, मर गए तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो ये तो पटा लेता है। वो पटाने के बाद खुद गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। कहते हैं ना, जिसके ऊपर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसका एक जीता जागता सबूत कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके ऊपर सब लोग हंसते रहे होंगे कि भाई ये देखो राजा की लड़की को पटाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। लेकिन इसने क्या किया? पटाया और खुद गुलाम वंश का संस्थापक बना। अब यहां पे इसकी मृत्यु के पश्चात ये दोनों कहते हैं कि गुलाम, दूसरे गुलाम तो हम लोग हैं, तुम कैसे इल्तुतमिश बन सकते हो राजा? हमारा कैंडिडेट राजा बनेगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? यालदोज और कुशाजा मिलकर के क्या करते हैं? आराम शाह को राजा बनाते हैं। आराम शाह को राजा बनाते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि आराम शाह 1210 से लेकर के 1211 तक राजा बनता है। ठीक है, 1210 से लेकर के 1211 तक लगभग 8 माह तक ये राजा यहां का रहता है। कितने महीने तक? 8 महीने तक। इसके बाद ये सब चीज इल्तुतमिश देख रहा था कि अरे मेरे ससुर जी को, मेरे ससुर की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मुझे राजा बनना चाहिए था, लेकिन बन कौन गया? आराम शाह। अब मैं क्या करूं? इसने कुछ दिनों तक, जो कहते हैं ना, विष का घूंट पिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे रुको मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, इसने रणनीति बनाई कि ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों बाद इसको गद्दी से हटाएंगे। गद्दी से हटाने के बाद इसको खत्म करेंगे आराम शाह को। आराम शाह की मृत्यु के पश्चात इसको निपटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम खुद राजा बनेंगे।
ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि अब डस्टर कौन उठाने जाए, इसे अच्छा हाथ से ही मिटा लो, है ना। ठीक है, आराम शाह की मृत्यु के पश्चात अब कौन राजा बनेगा, इल्तुतमिश। अब हम चर्चा किसकी करेंगे, इल्तुतमिश की चर्चा करेंगे। हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा क्यों नहीं किए, क्योंकि इसने ऐसा कोई काम 8 महीने में यार राजा बना, उसके बाद वो क्या करेगा, कौन सा काम करेगा, कौन सा ही काम कर दे। क्योंकि हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं कि कुछ काम किया हो तब तो पढ़ेंगे उसको। 8 महीने में बेचारा क्या ही काम करवा पाया होगा। उसको मार मूर करके गद्दी अब किसके पास चली गई, इल्तुतमिश के पास। किसके पास गद्दी गई, इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश के पास अब गद्दी गई। अब भैया कुसाजा, कौन, कुसाजा। अब कुसाजा को पहले निपटाया कौन, इल्तुतमिश, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने इसको गद्दी में बैठने से रोका था। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के गुलाम कुसाजा को ये निपटा देता है। इसके बाद क्या करता है, यालदोज, दूसरा कौन था, यालदोज। तराइन के तृतीय युद्ध में, तराइन का जो तृतीय युद्ध होता है उसमें क्या हो जाता है, इसको निपटा देता है। कौन निपटा देता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसको निपटाने के बाद, राजा तो पहले से ही है, इसको भी निपटा देता है। पहले कुसाजा को निपटाता है कि भाई तुमने मेरे को रोका था, नहीं तो मैं तो 8 महीने पहले ही राजा बन गया होता, है ना। लेकिन यालदोज को तराइन के तृतीय युद्ध में निपटा देता है। निपटाने के बाद अब क्या करेगा ये अब शासन करने का काम करेगा। कौन, इल्तुतमिश। तो 1211 से लेकर के 1236 तक ये शासन करेगा। कौन, इल्तुतमिश। अब जैसे ही ये शासन करने के लिए आया, उस शासन करने के लिए आते ही देखा कि भैया जो हमारे ससुर जी थे उन्होंने कोई अपना सिक्का ही नहीं चलवाया था। मोहम्मद गौरी के टाइम पे सिक्का चल रहा था, वही सिक्का आज भी चल रहा है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले आते ही निपटा दिया उनके सिक्कों को। इसने क्या किया, अपना खुद का सिक्का चलवाया। ठीक है, खुद का इसने अपना सिक्का चलवाया। इसने गुलाम वंश के लिए बहुत सारे काम किए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले अपना सिक्का चलवाया। इसके बाद कहा कि आज तक खुतबा नहीं पढ़ा गया किसी भी गुलाम वंश के राजा का, तो अब दूसरे नंबर पे क्या करो, खुतबा पढ़ना स्टार्ट करो। खुतबा क्या होता है, अब आपके मन में चल रहा होगा कि खुतबा क्या होता है, मन में आ रहा होगा ना कि खुतबा होता क्या है। तो जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में नमाज होने से पहले 10 से 15 मिनट तक अपने राजा के बारे में थोड़ी सी तारीफ करनी होती है कि राजा हमें खाना देता है, पानी देता है, इससे लड़ने गया, उससे लड़ने गया, उसको खुदा क्या करे, बरकत दे। सब लोग बोलेंगे आमीन आमीन, है ना। ये होता है खुतबा। राजा के बारे में प्रशंसा करना ही क्या होता है, खुतबा। ठीक है, खुतबा पढ़वाने का काम किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। इसके बाद जो कुतुब मीनार थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ करके गया था, है ना। एक ही 2 तल्ला बनवा पाया था। इसके बाद आगे का 2, 3, 4 तल्ला किसने बनवाया, इल्तुतमिश
इल्तुतमिश ने बचे हुए काम कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ससुर जी के जो बचे हुए काम थे उसको इसने करवाया। सिक्का उसने नहीं चलवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो क्या किया, सिक्का चलवाना स्टार्ट कर दिया। सिक्का चलवाने के बाद क्या कर दिया, खुतबा नहीं पढ़वाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने खुतबा ही पढ़वा दिया। खुतबा के बाद मीनार जो आधी छुटी हुई थी वो मीनार इसने क्या किया, मीनार बनवाया, है ना। इसके बाद इसने क्या किया, मकबरा का भी निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया। मकबरा का भी निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या किया था, मकबरा का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही इसने क्या किया कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, किसे, दिल्ली को। दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले भी राजधानी क्या थी, इसके पहले राजधानी क्या थी, लाहौर थी। क्या थी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे इनकी राजधानी जो है लाहौर थी और एक दिल्ली में भी थी। राजधानी नहीं थी, काम काज दिल्ली से हुआ करता था और लाहौर से भी हुआ करता था। लेकिन इसने क्या किया कि अब कुछ नहीं होगा, अब सीधे दिल्ली लेकर के राजधानी आने का काम करता है। कौन करता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जिसे आप इल्तुतमिश के नाम से जानते हो, उसने क्या किया, उसने क्या किया, दिल्ली अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, इसने एक काम और किया था, यही काम शायद यही काम इसे भारी पड़ गया। इसने क्या किया, 40 तुर्क सरदारों का, यहां पे लिख लो, दिखाई दे रहा होगा आपको, 40 तुर्क सरदारों का, 40 तुर्क सरदारों का एक चालीसा दल बनवाया। चालीसा दल बनवाया, ठीक है, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे और ये क्या किया करते थे, राजा को सलाह देने का काम किया करते थे। क्या किया करते थे, राजा को सलाह देने का काम किया करते थे। कौन, 40 तुर्क सरदार, कि राजा अब आपको ऐसा करना चाहिए, राजा अब आपको ऐसा करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि लोग यहां फ्री में सलाह देने के लिए आ ही जाते हैं। यहां तो फिर भी पैसे मिल रहे होंगे इनको, लेकिन यहां तो फ्री में ही आकर के सलाह दे करके चले जाते हैं। अगर ना मांगो ना तो भी सलाह दे देंगे। अगर हमें आज पैसे की जरूरत है, अगर किसी से मैं मांगता हूं पैसे दे दो, तो पैसे की जगह में वो सलाह देगा कि भाई ये काम कर लेना, इससे पैसे आ जाएंगे। तो यहां भी क्या, चालीसा दल का काम क्या था कि सलाह देना। अब सलाह दिया करते थे कि राजा ये करो, राजा वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना। तो ऐसा काम करते थे। एक व्यक्ति था जियाउ मार्ग वर्णी, जो इसी के इल्तुतमिश के शासन काल में ही आया और घूमते घूमते आया और बोलता है, राजा मुझे बचा लो। ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का राजा था, ईगो लिया करता था कि मेरे पास कोई आया है मैं उसको बचा लूंगा। तो जियाउ मार्ग वर्णी नाम का एक व्यक्ति आता है और कहता है, राजा मुझे बचा लो, आपके दरबार में आपसे आशा लेकर के आया हूं कि आप मुझे बचा लोगे। ये कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा है, ठीक है, तुम जाओ, इसकी खातिरदारी वर्तीदारी किया जाए, इसको ले जा करके जहां पे हमारे मेहमान गेस्ट रूम है वहां पे इसको बैठा दिया जाए, ये आराम से अपना काम वाम करेगा, आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बचा लेता हूं। ठीक है, अब सुबह आया था, अब दोपहर खाना होना लगा, अब राजा के साथ इसको भी बैठाया गया, इल्तुतमिश के साथ किसको बैठाया गया, जियाउ मार्ग वर्णी को बैठाया गया। बोला कि आपको टेंशन क्या है यार, बताओ तो, मैं उसी को निपटा देता, टेंशन को ही निपटा देता हूं, क्योंकि आप तो भिखारी नहीं लगते हो, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहीं ना कहीं के राजा हो, तो आप यहां मुझसे सहायता क्यों मांग रहे हो। वो कहता है कि सर, सहायता इसलिए मैं मांग रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे चंगेज खां पड़ा हुआ है, मैं भी एक राजा ही हूं। अब बेचारा इल्तुतमिश टेंशन में आ गया
यार मैंने किसको बचा लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि चंगेज खां इतिहास गवाह है कि वो सबसे क्रूर शासक था, सबसे क्रूर शासक था। जहां जाया करता था वहां पे खून की नदियां बहा करते थे। खून की नदियां बहने का मतलब ऐसा नहीं है कि नदी पानी जैसे बहेगा, इसका मतलब पूरा जो धरती है वो लाल लाल हुआ करती थी, क्योंकि वहां के लोगों को वो मारता हुआ जाता था। चंगेज खां इतना क्रूर शासक हुआ करता था। तो ये तो टेंशन में आ गया कि भाई अभी अभी मेरी सत्ता बसी हुई है, अभी तुम आ गए, मेरा दिमाग खराब कर दिया यार, तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई। ऐसा है कि जो खाना खाए पहले रख। वहां पे बेचारा एक टुकड़ा लिया था खाना का, उसको बोलता है रख 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 रख, तुरंत रख रख, खाना रख बेटा, निकल, पहली फुर्सत में निकल। अब वो बेचारा वहां पे चला जाता है। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाने समय वो कह रहा है कि निकल तो भाई, तो मुझे भी मरवाएगा, खुद तो डूबेगा, मुझे भी डुबा देगा। उसका यही जियाओ मार्ग वर्णी का यही तो नियम था भाई कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुझे भी ले डूबेंगे। ऐसा इल्तुतमिश होने नहीं दिया। अगर दूसरा कोई राजा होता तो वो क्या करता कि ऐसा है कि मैं देख लूंगा, आने दो, चंगेज खां को भी देख लूंगा। अगर चंगेज खां को देखने जाता तब खुद ही निपट जाता। लेकिन यहाँ पे इसने इल्तुतमिश समझदार व्यक्ति था, मैं 1000 बार बोलता हूं कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति था। राजा तो था लेकिन समझदार राजा हुआ था। ठीक है, इसने क्या करा, उसको निकाल दिया और एक लेटर भी लिख दिया। लेटर लिख करके चंगेज खां के पास पहुंचवा दिया कि भाई मेरे पास जियाओ मार्ग वर्णी आया था सहायता मांगने के लिए, लेकिन मैंने सहायता नहीं दी, बल्कि जो एक रोटी का टुकड़ा दिया था वो भी मैंने रखवा लिया। बोला कि तू रख पहले। चंगेज खां का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। तो यहां पे जियाओ मार्ग वर्णी भी आया इसी के शासनकाल में, सहायता मांगने किससे, इल्तुतमिश से। मैंने आपको बताया कि सिक्का चलवाया, खुतबा पढ़वाया, मीनार का आगे का निर्माण करवाया, इसके बाद मकबरा भी इसने बनवाया। इसकी राजधानी पहले लाहौर थी, लाहौर से दिल्ली लेके गया और इसके बाद चालीसा दल का निर्माण भी करवाया। अब आगे देखोगे चालीसा दल कैसे इल्तुतमिश की लड़की को राजा बनने से रोकते हैं। अब यहां पे 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु किसी राजा ने नहीं मारा था, इसको मैं पहले से ही क्लियर कर दूं। इसकी जो मृत्यु है वो स्वाभाविक रूप से हुई थी, मतलब इसने पूरी अपनी जिंदगी जी, इसके बाद इसकी मृत्यु होती है। 1211 से लेकर के 1236 तक इसका कार्यकाल। अब 1236 से लेकर के आगे किसका कार्यकाल चलने वाला है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब इल्तुतमिश की गद्दी संभालने के लिए दो व्यक्ति थे। एक का नाम रुकनुद्दीन जो इल्तुतमिश का बेटा था, दूसरा का नाम रजिया जो इल्तुतमिश की बेटी थी। जो 40 सरदार थे, चालीसा दल था, वो क्या चाहता था कि रुकनुद्दीन जो है वो राजा बने। रुकनुद्दीन जो है वो राजा बने और शासन संभाले। लेकिन जो रुकनुद्दीन है वो अयोग्य था, वो शासन चलाने लायक है ही नहीं, तो चलाएगा कैसे। लेकिन चालीसा दल वाले भी तो होशियार थे, वो सोचते थे कि जो चलाने लायक नहीं है वही तो बैठेगा, तभी तो मैं सलाह दूंगा, जो मैं कहूंगा वही ये करेगा। अब कौन नहीं चाहता है कि बेवकूफ राजा बने, जो मैं बोलूं वही करे। कौन नहीं चाहेगा, आप भी चाहोगे कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति बने जो मैं जो बोलूं वही करे काम। ठीक है, तो यहां पे ये चाहते थे चालीसा दल वाले कि रुकनुद्दीन राजा बने, और इसके बाद ये लोग घोषित भी कर देते हैं कि रुकनुद्दीन आज से राजा है। ये बात रजिया को पसंद नहीं आई। रजिया बोली कि एक बात बताओ, मेरे पिताजी एक फरमान जारी करके गए हैं, इल्तुतमिश एक फरमान जारी करके जाता है कि ऐसा है कि मेरा जो बेटा है रुकनुद्दीन वो अयोग्य है, इसलिए जो मेरी सत्ता मेरे बाद रजिया को मिलनी चाहिए। ये बात जनता तक
रो रो करके पहुंचाने का काम कौन करती है? रजिया कहती है कि देखो चालीसा दल वालों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरा भाई जो है वो अयोग्य है, वो राजा बनने योग्य नहीं है, उसको ये लोग राजा बना रहे हैं, और जो मेरे पिताजी तो तमीज जो आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करके गए हैं, उनकी बात को ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो गांव वालों को दिखाती है कि रो रो करके बताती है कि भाई देखो मेरे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं ये लोग, राजा मुझे बनना चाहिए, मेरे पिताजी ने मुझे गद्दी दे करके गए हैं, लेकिन यहां पे रुकनुद्दीन को राजा बना दिया ये 40 दल वालों ने, 40 दल वालों ने। ये बात गांव वालों तो कहते हैं हाँ सही बात है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई राजा अगला बनेगा रजिया, रजिया बनेगी। ये बात 40 दल वालों को पता चलती है, सब कुछ होता है, चलो ठीक है हो गया, राजा आवाज से कौन बन गया? रजिया बन गई। ये लोग बहुत विरोध करते हैं। अब आगे देखिए 40 दल वाले क्या करते हैं। अब यहां पे रजिया क्या बन गई? राजा बन गई। राजा बनी, इसके बाद इसका जो कार्यकाल है वो 1236 से लेकर के 1240 तक का इसका कार्यकाल रहता है, लगभग 4 साल का। ये 4 साल तक शासन करती है कौन? रजिया। 4 साल तक इसने शासन किया। अब यह क्या करेगी आगे देखिए। अब ये 40 दल वाले बहुत जलते थे इससे, क्योंकि लड़की थी। ये लोग तो कहते थे कि भाई ऐसा है कि ये बताओ तुम लोग मुझे कि मैं इसके सामने जी हुजूर करूंगा, लड़की के सामने मैं जी हुजूर करूंगा? कोई लड़का होता, अयोग्य होता, तब भी मैं उसके सामने जी हुजूर कर सकता था। मैं 40 तुर्क सरदार, क्योंकि 40 तुर्क सरदार थे, सरदार, मैं इनके सामने झुक करके जी हुजूरी नहीं कर सकता, मैं इसे अपना शासक नहीं मानता। लेकिन क्या करें, इनकी मजबूरी थी, राजा के सामने भाई तो झुकना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये दूसरे दिन से, जब जिस दिन राजा ओजा बनी, इसके बाद दूसरे दिन से बढ़िया सर पे टोपी लगाई और बढ़िया वो कोट बड़ी वाली जो नीचे तक जाती है, वो वकील टाइप की जो कोट नहीं है, वकील आज के टाइम में पहनते हैं, लेकिन वो पहले अच्छी कोट हुआ करती थी, वकील वाली थोड़ा सा हटके हुआ करती थी। वो वाले कोट पहन करके, जूता वूता बढ़िया पहन करके जब आया करती थी दरबार में, तो इनके कलेजे पे, 40 सरदारों के कलेजे पे सांप लौट जाया करता था कि यार बताओ, लड़की होकर के राजा बन गई और इसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक है, किसी तरह झुके उके काम वाम हुआ। इसके बाद इसने क्या किया कि भाई इसको तो अब युद्ध भी लड़ने जाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा है तो युद्ध भी लड़ने जाना पड़ेगा। इसने क्या किया, इसको घोड़ा वोड़ा चलाना आता नहीं था, तो इसने क्या किया, एक बंदे को हायर किया जिसका नाम था याकूत। याकूत को इसने हायर किया कि आज से बेटा तुम एक काम करना, कि आज से तुम मेरे जितने भी घोड़े हैं उनका जो चारा भूसा देने का काम है, चना वना खिलाने का काम है, आज से तुम करोगे, और उसके साथ ही तुम मुझे, रजिया को क्या करोगे, मुझे घोड़ा चलाना सिखाओगे कि घोड़ा कैसे चलाया जाता है, कैसे दौड़ाया जाता है, कैसे उसको काबू में किया जाता है। दूसरे दिन से बढ़िया गार्डन में, बगीचे में घोड़ा वोड़ा लेकर के याकूत पहुंचा, और उधर से रजिया जी आई, और आने के बाद क्या हुआ कि रजिया जी से चढ़ा नहीं जाता था घोड़े के ऊपर। भाई घोड़ा इतना ऊंचा है, बढ़िया हाइट वाले घोड़ा हुआ करते थे, वो खच्चर थोड़ी है जो छोटे से नहीं थे बैठ के चढ़ गए, है ना। लड़की थी बेचारे से नहीं चढ़ते बन रहा था। याकूत से बोली कि भाई चढ़ाओ, अब मैं कैसे चढ़ूं इसके ऊपर। तो याकूत बढ़िया उठा करके किसी तरीके से चढ़ाया होगा। ये देख रहे थे सरदार, बोले ये देखो, देख लो, आज के टाइम पे अगर तुम स्कूटी चलाना सिखा दो किसी लड़की को तो पता नहीं क्या क्या बातें बन जाती हैं। वो तो 1236 और 1240 की मैं बात कर रहा हूं यार, तो सोचो उस टाइम पे कितनी बातें बनी होंगी, कितना कुछ सुनना पड़ा होगा रजिया को। तो ये चलाना सिखा रहा था घोड़ा, और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना। इन दोनों के बीच में बातचीत करते करते अब भाई दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ ये ऊपर उसको चढ़ा रहा है, उसने बोला थैंक यू, ये मुस्कुरा के बोली वेलकम, लड़का बोला वेलकम, है ना।
तो ऐसा सब कुछ चल रहा था सीन। धीरे धीरे याकूत और रजिया के बीच में प्यार हो गया होगा, ठीक है, प्यार हो गया। अब इसके बाद सब शासनकाल बढ़िया चल ही रहा था। चलते चलते क्या हुआ, इसका शासनकाल ठीक ठाक चल ही रहा था। इसके बाद इसने क्या किया, इक्तादारों को इधर उधर भगाना शुरू किया। यहाँ के इक्तादार को वहां, वहां के इक्तादार को यहाँ, यहाँ के इक्तादार को वहां, क्योंकि ये सब दिमाग कौन दिया करता था, याकूत दिया करता था भाई। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं तो दिमाग तो थोड़ा बहुत लेगी ही याकूत से। याकूत से दिमाग ली होगी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो भाई जो घोड़ा चलाने वाले के पास जितना दिमाग था उतना दिमाग दिया कि यहाँ के इक्तादार को वहां कर दो, वहां के इक्तादार को यहाँ कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, है ना। तो उसने कर दिया। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि पंजाब का इक्तादार जिसका नाम था अल्तुनिया, पंजाब का इक्तादार था जिसका नाम था क्या, अल्तुनिया। अल्तुनिया क्या कहता है कि आज से मैं रजिया को अपना शासक नहीं मानता। पंजाब का जो शासक है, सॉरी इक्तादार है, वो कहता है कि आज से मैं ये लड़की अंडर में मैं काम नहीं करूंगा। ये यहाँ का वहां कर रही है, वहां का यहाँ कर रही है, ऐसा वैसा कर रही है, मैं इसको आज से कुछ भी जो टैक्स वगैरह है वो नहीं दिया करूंगा। ये बात रजिया को पसंद नहीं आई। याकूत से बोली, बाबू यार ये अल्तुनिया जो है बहुत ज्यादा उछल रहा है। तो इधर बेचारा याकूत बोला होगा, बेबी कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन काहे ले रही हो तुम जाओ उसके ऊपर आक्रमण करो। ऐसा कैसे कह सकता है, बताओ ऐसा कैसे कह सकता है कि तुम्हें टैक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई, देना पड़ेगा टैक्स। तो कहती तुम तो सही कह रहे हो, ये बात तुमने सही कही कि टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन अल्तुनिया दे नहीं रहा है। इसके बाद बिना सोचे समझे रजिया क्या करती है, इसके ऊपर आक्रमण कर देती है। इसके ऊपर, अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण करने का काम करती है। अब अल्तुनिया के ऊपर आक्रमण करती है। आक्रमण में अल्तुनिया की सेना रजिया की सेना में भारी पड़ जाती है। अब भारी क्यों पड़ जाती है, क्योंकि जो 40 सरदार थे वो इसका साथ दे ही नहीं रहे थे। वो तो चाहते थे कि पीट पाट के बराबर कर दे, रजिया निपट जाए, कोई भी कुछ हो जाए, यार रजिया से मेरा छुटकारा मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए बात। तो अल्तुनिया से इसकी लड़ाई हुई और पहले से कुछ लोगों को समझा दिया रहा होगा 40 सरदारों ने कि भाई तुम लोग भाग लेना। सैनिकों को समझा दिया रहा हो कि तुम भाग लेना जब रजिया की लड़ाई होगी तो। और यहाँ पे यही होता है, कुछ सेना भाग जाती हैं रजिया की, और यहाँ पे अल्तुनिया क्या करता है बताइए। इक्तादार है ये, एक छोटा सा इक्तादार, इसी के अंडर में काम करने वाला, रजिया के अंडर में ही काम करने वाला इक्तादार है, जिसने क्या किया, रजिया को हरा दिया। अब हरा दिया, इसके बाद क्या बोलेगा। इधर रजिया बोलती है कि ऐसा करो अल्तुनिया, यार मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मुझसे शादी कर लो। अब हारने के बाद दिमाग खेल गई कि यार तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझसे शादी कर लो। अल्तुनिया सोचा कि यार राजा है, दिल्ली की शासिका है, मैं ही शादी कर लेता हूं। ठीक है, शादी करने के लिए तैयार हो गए। शादी वादी हुई वहीं पे, तुरंत चटमंगनी पट्ट ब्याह, है ना, वहीं पे शादी वादी हुई। अब ये बात सरदारों को पता चली, तुर्क सरदारों को, 40 दल को, ये देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि रजिया जो है चरित्रहीन है। और इधर याकूत को भी पता चला, दिल्ली में बैठा था बेचारा, याकूत को भी पता चला कि ये तो रजिया तो गई, रजिया तो गई। अब याकूत के मन में चल रहा होगा कि यार दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और सच है, आप ही बताओ, अगर जो आपकी ही गर्लफ्रेंड किसी दूसरे से शादी कर ले और यहां आप इंतजार कर रहे हो तो क्या होगा। तो यहां पे बेचारा याकूत टेंशन में आ गया। अब इसके बाद शादी वादी करके अल्तुनिया और रजिया निकलते हैं, कहां के लिए, दिल्ली के लिए निकलते हैं। वहां पे बीच में डाकू मिलते हैं, डाकू मिलने के बाद अल्तुनिया और रजिया को दोनों को ही खत्म कर देते हैं।
और इनको पता ही था, जो डाकू मारे हैं इनको खुद ही नहीं पता था कि अल्तुनिया और रजिया हैं, नहीं तो बेचारे नहीं मारे होते, मार दिए। इसके बाद पता चला कि ये रजिया और अल्तुनिया थे, मारने के बाद पता चला। ठीक है, इधर याकूत बहुत खुश हुआ, याकूत को पता चला कि यार वो गई, रजिया गई, बहुत खुश हुआ, मजा आ गया, यही मैं चाहता था कि रजिया यहां पे ना आए। ठीक है, रजिया यहां पे ना आए। अब याकूत बेचारा खुश था। इसके बाद सरदार जो चालीसा दल वाले थे वो सोचे कि यार कहीं ये राजा ना बन जाए, एक काम करते हैं इसको भी निपटा देते हैं। लगे हाथ याकूत को भी चालीसा दल वालों ने मरवा दिया, चालीसा दल वालों ने मरवा दिया। अब कहा ऐसा जाता है कि अगर ये जो रजिया थी ये कहीं लड़की की जगह पे लड़का होती तो एक अच्छी सुल्तान, एक अच्छी शासिका, एक अच्छा शासक बन सकती थी। इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो इसका अभिशाप था, इसको अभिशाप था जो ये लड़की बन के पैदा हुई। अगर कहीं लड़का होती तो इससे अच्छा शासक इतिहास में शायद कोई ना होता दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी, इसलिए इसको याद करके आपको रखना होगा। रजिया एकमात्र शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। कैसी लगी आपको क्लास? आगे की क्लास नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।